इंदौर बेस्ड कंपनी EKI एनर्जी सर्विसेज और नेदरलैंड्स की दिग्गज ऑयल कंपनी रॉयल डच शेल एक जॉइंट वेंचर शुरू कर रही है। इस संयुक्त उपक्रम में डच कंपनी शेल अगले 5 सालों में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। शेयर्स की बात करें तो EKI का स्टेक 51% रहेगा, जबकि शेल का 49%। इसका टारगेट है भारत के अन्य उद्योगों को नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस देना और 115 मिलियन कार्बन क्रेडिट कमाना। सोचने वाली बात है कि कंपनियां तो करेंसी में मुनाफा कमाने के लिए खोली जाती हैं, फिर चाहे वो करेंसी डॉलर हो, यूरो हो या रुपया। फिर ये लोग कार्बन क्रेडिट क्यों कमाना चाह रहे हैं? आइए जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट आखिर क्या है, कार्बन क्रेडिट का प्रोडक्शन कैसे होता है और इन क्रेडिट्स को बेचकर कंपनियां मोटी रकम कैसे कमाती हैं। आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। बढ़ते एयर पोल्यूशन को रोकने के 3 तरीके हैं। इनमें पहला, उद्योग धंधे पूरी तरह बंद कर दिए जाएं, लेकिन ये कुछ वैसा ही है कि किसी उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल ही ना किया जाए ताकि वो हमेशा सर्वसुरक्षित बना रहे। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की दुनिया हम इंसानों ने रच दी है उसमें उद्योगों के बिना काम चलना मुश्किल है। दूसरा तरीका है कि उद्योगों को पूरी तरह ऐसे फ्यूल्स पर ले आया जाए जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता, यानी सारे उद्योगों को अक्षय ऊर्जा संसाधनों से चलाया जाए, माने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से, माने जो कभी खत्म नहीं होते। ऐसे में कार्बन एमिशन 0 किया जा सकता है, लेकिन ये फिलहाल दूर की कौड़ी है। आनन फानन में ये नहीं हो सकता कि दुनिया के सारे देश भूटान की तरह नेगेटिव कार्बन एमिशन करने लगे। पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में UNFCCC के तहत हुई COP26 कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 2070 तक 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। ऐसे में मध्य मार्ग बचता है और वो है कार्बन क्रेडिट। इस तरीके से ना डेवलपमेंट रुकेगा और ना ही हवा और बदतर होगी। लेकिन कैसे, समझने के लिए पहले केमिस्ट्री क्लास की तरफ रुख करना पड़ेगा और कार्बन एमिशन को समझना होगा। रसायन की भाषा में कहें तो हर उस जीवित चीज के अंदर कार्बन है जो इस यूनिवर्स में पाई जाती है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये फॉसिल फ्यूल्स कहे जाते हैं, यानी जीवाश्मीय ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स की थ्योरी के मुताबिक ये भी हाइड्रोकार्बन है, माने हाइड्रोजन और कार्बन के अलग अलग कंपोजिशन वाले कंपाउंड्स हैं। करोड़ों साल मृत पौधे और समुद्री जीव जंतु जब समुद्र की तलछट में दबे रहते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। ऐसे समझिए कि ये वही कच्चा तेल है जिसे रिलायंस की रिफाइनरी समुद्र से निकालती है। इसी तरह कोयला भी करोड़ों साल से मिट्टी में दबी हुई लकड़ियां और जानवरों के अवशेष ही हैं। इन सब में हाइड्रोजन है और कार्बन भी, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, तब भी नहीं जब इनका इस्तेमाल ईंधन की तरह जलाने में किया जाता है। तो साफ है कि पारंपरिक फॉसिल फ्यूल्स जब जलेंगे तो कार्बन रिलीज होगा, लेकिन किस शक्ल में? जवाब है ग्रीन हाउस गैसेस की शक्ल में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। और ये गैसें ही हमारी पृथ्वी की हवा बेहद खराब कर रही हैं। इतना कि कई देशों में बच्चों को पानी की बोतल के साथ साथ ऑक्सीजन के कैन लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इस स्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं इंडस्ट्रीज की वो चिमनियां जो कार्बन वाला काला धुआं फेंक रही हैं। इन चिमनियों का बेहतर इलाज है कार्बन क्रेडिट। अब जान लेते हैं कि कार्बन क्रेडिट क्या है। मोटी मोटी औपचारिक परिभाषा ये है कि कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट या परमिट है जो किसी इंडस्ट्री को कार्बन एमिशन करने यानी कार्बन का उत्सर्जन करने की परमिशन देता है। परमिशन मतलब ये नहीं कहता कि कोई देश या उसकी इंडस्ट्री कार्बन एमिशन करे, बल्कि एक लिमिट तय कर दी जाती है जिसके ऊपर कार्बन एमिशन नहीं किया जा सकता। माने कुल मिलाकर इस प्लान को बनाया ही इसलिए गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सके। लेकिन कार्बन क्रेडिट काम कैसे करता है? साल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाया UNFCCC ने, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने। नियम ये बना कि क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करने वाले देश ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस पर बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे माने खुद करेंगे और अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज से करवाएंगे। बाद में 2015 के पेरिस समझौते में भी क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ रूल्स बनाए गए जिन पर 195 देश सहमत हुए। रूल्स या नॉर्म्स कुछ यूं थे कि कोई देश या इंडस्ट्री कार्बन क्रेडिट में दी गई लिमिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या उसके ही बराबर कोई दूसरी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं कर सकता। मान लीजिए ये लिमिट 1 टन की है और अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एमिशन हुआ तब क्या होगा? यहीं से शुरू होता है कार्बन क्रेडिट का बिजनेस, जिसका दूसरा नाम है कार्बन ट्रेडिंग। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन कर दिया और उनका कार्बन एमिशन दी गई लिमिट से ज्यादा है, मान लीजिए 1 टन से ज्यादा। ऐसे में अमेरिका और वहां की कंपनीज के पास 2 रास्ते बचे।
एक, या तो वो कुछ ऐसी नई तकनीक विकसित करें जिससे इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन कम हो जाए और कार्बन क्रेडिट की उनकी लिमिट ना टूटे। इस तरह उनकी इंडस्ट्री सामान्य तौर पर चलती रहेगी। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करने में किसी वजह से फेल रहता है तो उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता यह है कि वो दूसरे किसी देश में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे ताकि उस दूसरे देश में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कम हो जाए। माने वो दूसरे किसी देश में सोलर पैनल लगवा दें, विंड एनर्जी प्लांट शुरू कर दें या पेड़ पौधे लगाने का काम करें। साफ शब्दों में कहें तो वो दूसरे देश में जाकर ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने वाले किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें। अब इन्वेस्टमेंट किया है तो बदले में फायदा चाहिए। मान लीजिए अमेरिका से कोई कंपनी आई और उसने हमारे यहाँ किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता है। इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोजेक्ट ने काम किया और हमारे यहाँ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ, तो रेशियो के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करने के बदले 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। इसी तरह अगर 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होता है तो 100 कार्बन क्रेडिट मिल जाते हैं। और चूंकि देश भले ही अलग हो लेकिन पृथ्वी तो एक ही है और उसकी हवा भी एक, तो अब ये अमेरिकी कंपनी जिसने हमारे यहाँ 100 टन हवा साफ करके 100 कार्बन क्रेडिट कमाए हैं, इनका इस्तेमाल वो अपने देश में कर सकता है। यानी उसे अब अपने देश में किसी दूसरे प्रोजेक्ट में 100 टन कार्बन ज्यादा उत्सर्जन करने का परमिट मिल गया है। यहां तक तो बात सिर्फ इतनी है कि कोई कंपनी कार्बन क्रेडिट कैसे कमाती है और उनका इस्तेमाल किस तरह अपने बिजनेस को चलाते रहने के लिए कर सकती है। अब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट के बिजनेस पर या कार्बन ट्रेडिंग पर। शुरुआत में हमने आपको नेदरलैंड्स की कंपनी रॉयल डच शेल और हमारे यहाँ इंदौर की EKI के जॉइंट वेंचर की खबर बताई। उनका टारगेट है 115 मिलियन कार्बन क्रेडिट कमाना। कैसे कमाएंगे? साफ है कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू करके जिनसे कार्बन या उसके जैसी ही दूसरी गैसों का एमिशन कम होता हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स कई हैं, जैसे बायोमेथनेशन प्लांट्स, बड़े पैमाने पर पौधारोपण, बायो फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ तक कि ऐसे बल्ब या लाइटिंग प्रोजेक्ट्स जो एनर्जी एफिशिएंट हो। इन प्रोजेक्ट्स को कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम में VCS यानी वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड के तहत रजिस्टर कराना होता है। अब चूंकि EKI और शेल मिलकर कार्बन क्रेडिट कमाने का ही काम कर रहे हैं, तो वो इन क्रेडिट्स का करेंगे क्या? या तो खुद इस्तेमाल कर लें या दूसरी ऐसी कंपनियों या देशों को बेच दें जिन्हें इसकी जरूरत है। EKI साल 2008 से यही करती है, उन कंपनियों को कार्बन क्रेडिट बेचती है जो अपनी लिमिट से ज्यादा कार्बन या कार्बन ऑफसेट्स का एमिशन कर रहे हैं। दुनिया के 40 देशों में EKI के करीब 2500 क्लाइंट्स हैं जो इससे कार्बन क्रेडिट्स खरीदते हैं। इनमें कुछ बड़े नाम हैं, वर्ल्ड बैंक, इंडियन रेलवेज, NTPC, अडानी ग्रुप, जापान का सॉफ्ट बैंक ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और NHPC वगैरह। ये तो बड़े स्तर की बात हो गई। छोटे स्तर पर भी हमारी पृथ्वी की हवा साफ की जा सकती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर भी रहे हैं और बदले में मुनाफा कमा रहे हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली सिविक बॉडी है जिसने साल 2020 में बायोमिथेशन प्लांट्स लगाए और 1.7 टन कार्बन एमिशन रोका। बदले में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 50 लाख रुपए कमाए। चेन्नई कॉर्पोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड भी इसी रास्ते पर हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चेन्नई कॉर्पोरेशन मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट जैसे कई ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स चला रहा है जो कार्बन एमिशन को कम करते हैं और कार्बन ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल है। इससे होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल हम शहर के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करेंगे। इसी साल DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने करीब 3.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री से 19.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये तो रही कार्बन क्रेडिट के बिजनेस मॉडल की बात, लेकिन ये भी हैरानी और दुर्भाग्य की बात है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2009 में शुरू किए गए इस प्लान को लेकर आमतौर पर न सिर्फ जागरूकता की कमी है बल्कि देश विदेश में कई बार इसे अनसस्टेनेबल भी बता दिया जाता है। कुछ समस्याएं भी हुई, संक्षिप्त में इन्हें जान लेते हैं। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन एमिशन में कटौती करने के लिए सिर्फ विकसित देश बाध्य थे। हालांकि पेरिस समझौते में किसी भी देश पर इसकी बाध्यता नहीं थी। फिर भी क्योटो के तहत भारत जैसे कई विकसित देशों ने लाखों कार्बन क्रेडिट कमाए, जिसे बहुत से विकसित देशों को खरीदना पड़ा क्योंकि वे खुद कार्बन एमिशन कंट्रोल करने में फेल हुए। इस वजह से क्योटो प्रोटोकॉल पर आम राय नहीं बन सकी। कई विकसित देशों ने खुद को क्योटो प्रोटोकॉल से अलग कर लिया और उनके लिए एमिशन में कमी करना अनिवार्य नहीं रह गया। ऐसे में विकासशील देशों के कार्बन क्रेडिट्स नहीं बिक पाए। भारत के पास करीब 750 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स हैं जिनकी बिक्री नहीं हुई। कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडेबल हैं। एक ही कार्बन क्रेडिट को कई बार ट्रेड किया जा सकता है, जिसके चलते इनकी गिनती में समस्या आई। विकासशील देशों की अपनी मांगे हैं। वे चाहते हैं कि उन्होंने
कार्बन एमिशन में कमी की है तो उन्हें क्रेडिट्स बेचने के बाद भी एमिशन में कमी दिखाने का अधिकार दिया जाए। बहरहाल समस्याएं जो भी हों, रास्ता कोई भी निकले, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर बात अब व्यापार और आपसी विवादों से आगे बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि देशों की सीमाएं बांट देने से प्राकृतिक आपदाएं और महामारियां नहीं बटा करती। क्या राय है आपकी इस वीडियो पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये रिसर्च आपके लिए लेकर आए थे शिवेंद्र। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।